और आप लोग को आज की इस वीडियो में पता चल जाएगा कि आप लोग कितने बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं और आप लोग कितने अभी पानी में आप लोग को कितना अभी तैयारी करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में बने रहिएगा। आज इस वीडियो में आप लोग कमेंट में आंसर नहीं कीजिएगा, आप लोग एक पेन और कॉपी को ले लीजिए और आप लोग सारे प्रश्न का आंसर करते चलिए और उससे आप लोग को पता चलेगा कि आप लोग कितना पानी में है। आज इस वीडियो में करेंगे हम लोग पूरे 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। कितने? पूरे 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जिस बच्चे का 50 ऑब्जेक्टिव सही होगा उस बच्चे का मार्क्स अच्छा आएगा, उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, वह अच्छे तरीके से तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे और करते हैं हम लोग आज का मोस्ट बीबीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्योग्राफी का। और आप लोग पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठिएगा, आप लोग सारे प्रश्न का आंसर आप लोग करते चलिएगा कॉपी में। ठीक है, और लास्ट में आप लोग बताइएगा कि आप लोग का कितना स्कोर आया, आप लोग कितना सही मारे हैं। ठीक है, जरूर आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो फिर यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग पहला नंबर प्रश्न दिया गया है। क्या करा कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, और ये प्रश्न मैं करवाया भी था अगले वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से बताइए, आप लोग सारे प्रश्न का आंसर कमेंट में करते चलिएगा, नहीं तो एगो पेन और कॉपी ले लीजिए उस पर करते चलिए। और लास्ट में जरूर आप लोग बताइएगा कि आप लोग को कितना प्रश्न सही हुआ है। आज इसी वीडियो से आप लोग को पता चल जाएगा कि आप लोग कितने बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं, नहीं तो आप लोग को कितना तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग इस बात को फॉलो करते चलिए। तो मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, जल्दी से आप लोग आंसर बताइए इसका। जल्दी से आप लोग नोट कीजिए कॉपी में। जो मानव भूगोल का जनक कहा जाता है वह किन्हें कहा जाता है, तो रैट जेल को कहा जाता है। किसको? रैट जेल को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी। और आप लोग दम मेरे से आगे दम प्रश्न का आंसर करते चलेगा और आप लोग उसी तरह से सारे प्रश्न को चेक करते चलेगा और लास्ट में जरूर बताइएगा कि आप लोग को कितना प्रश्न सही थे। 50 तो होना चाहिए, 70 में कम से कम 50 प्रश्न तो आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न को। और जो बच्चे पेन और कॉपी लेके नहीं बैठे हैं तो वो सिर्फ कमेंट में आंसर को करते चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए क्या करा कि दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। बताइए तो दो देशों के जो मध्य व्यापार कहलाता है वह क्या कहलाता है। आप लोग के यहाँ पे ऑप्शन देगा, आप लोग खुद से ऑप्शन को पढ़ते चलिएगा। तो बताइए जल्दी से, आप लोग जल्दी से अपना अपना आंसर लिखिए। दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? जो दो देशों के जो मध्य व्यापार जो कहलाता है वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। आप लोग याद रखिएगा क्या कहलाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये नहीं कि अंतर्देशीय व्यापार मार दीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग वहां ऑप्शन को अच्छे तरीके से पढ़कर आंसर को टिक कीजिएगा। ठीक है, तो क्या कहलाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी। तो अगला प्रश्न को देखिए, क्या करा कि किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। क्या करा है प्रश्न कि किस राज्य में साक्षरता दर जो है वह सबसे अधिक है। और इस वीडियो में ना VVI प्रश्न को लाए हैं जो बोर्ड एग्जाम से काफ़ी रिलेटेड प्रश्न है, जो आने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग पूरे लास्ट तक बने रहेगा और सारे प्रश्न का आंसर करते चलेगा। तो किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है बताइए। तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। पहला ऑप्शन कह रहा है केरल का, दूसरा ऑप्शन देगा बिहार का, और तीसरा ऑप्शन देगा गोवा का, और चौथा ऑप्शन देगा इनमें से कोई नहीं। किस राज्य की जो साक्षरता दर है वह सबसे अधिक है? जो साक्षरता दर जो सबसे अधिक है वह केरल की है। किस राज्य की? तो केरल की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अब अगर बोर्ड परीक्षा में पूछ दे कि किस राज्य की साक्षरता दर जो है वह सबसे कम है, क्या सबसे कम है? जो सबसे कम जो साक्षरता दर है वह बिहार की है, अपना बिहार की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि सबसे अधिक किस राज्य की साक्षरता दर है, तो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या करा कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था। जल्दी से आप लोग कीजिए आंसर को। योजना आयोग का गठन जो हुआ था वह कब हुआ था, जल्दी बताइए आप लोग। और जहाँ पे ऑप्शन पढ़ने का रहेगा वहाँ पे मैं ऑप्शन को खुद करते चलूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए। पहला ऑप्शन देगा 1950 में, दूसरा ऑप्शन देगा 1947 में, और तीसरा ऑप्शन देगा 1952 में, और चौथा ऑप्शन देगा 1960 में। बताइए तो योजना आयोग का गठन कब हुआ था। आप लोग जल्दी से अपना अपना आंसर कीजिए। जो योजना आयोग का गठन हुआ था वह 1950 में हुआ था। ठीक है, और पूरा डेट जो है वह है 15 मार्च 1950। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न को, क्या करा कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व था। बताइए तो 2011 में जो हुआ था जनगणना, उसके अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व था वह कितना था। बताइए तो आप लोग जल्दी से। 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था, जो 2011 में जो जनसंख्या घनत्व था वह 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था।
कितना था, तो 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, ऑप्शन नंबर ए। और जितना प्रश्न करवा रहे हैं सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिए और आप लोग जरूर लास्ट में बताइएगा कि आप लोग को कितना स्कोर हुआ, उससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग किस तरह से तैयारी करें, आप लोग को कितना और पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप लोग क्या करें कि कोलकाता पतन किस नदी पर अवस्थित है, बताइए तो कोलकाता पतन जो है वह किस नदी पे अवस्थित है, मतलब किस नदी के किनारे स्थित है, जल्दी से बताइए। महानदी के किनारे, कि हुगली में, कि सोन नदी के किनारे, कि नर्मदा नदी, बताइए तो कोलकाता पतन किस नदी के पर अवस्थित है। जो कोलकाता पतन है वह किस नदी पे अवस्थित है, तो हुगली नदी पे। किस नदी पे, हुगली नदी पे, याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो फिर यहाँ पे देखिए क्या करें कि राष्ट्रीय महामार्ग 2 है, बताइए तो राष्ट्रीय महामार्ग जो दूसरा है वह कहाँ से कहाँ जोड़ता है, जल्दी से बताइए आप लोग। आंसर पता है आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, नहीं तो आप लोग नोट करते चलिए। राष्ट्रीय महामार्ग दूसरा जो है वह कहाँ से कहाँ है, दिल्ली से अमृतसर है, कि दिल्ली से कोलकाता है, कि पटना से पूर्णिया है, कि पटना से दरभंगा है, जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी से कमेंट कीजिए। जो राष्ट्रीय महामार्ग जो दूसरा है वह दिल्ली से कोलकाता है, याद रखिएगा, महामार्ग से प्रश्न आएगा जरूर, ठीक है। तो राष्ट्रीय महामार्ग जो दूसरा है वह कहाँ से है, तो दिल्ली से कोलकाता। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या करें कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, बताइए तो एरिया के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, बताइए जल्दी से। आप लोग को यहाँ पे ऑप्शन देगा, पहला ऑप्शन कह रहा है मध्य प्रदेश है, दूसरा ऑप्शन देगा उत्तर प्रदेश है, और तीसरा ऑप्शन देगा राजस्थान है, और चौथा ऑप्शन देगा महाराष्ट्र है। बताइए तो क्षेत्रफल जो एरिया है वह सबसे ज्यादा किस राज्य का है, भारत के सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य जो है वह राजस्थान है, किसकी दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब अगर परीक्षा में पूछ दे कि भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है, मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है, तो हो जाएगा क्या, तो उत्तर प्रदेश। लेकिन यहाँ पे क्षेत्रफल पूछ रहा है तो सबसे ज्यादा जो एरिया जो है वह राजस्थान का है। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग को परीक्षा में एकदम तहलका मचाना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा कि संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है, बताइए तो जो संदेशों का आदान प्रदान जो कहलाता है वह क्या कहलाता है। आप लोग जल्दी से अपना अपना आंसर कीजिए, जल्दी से कीजिए। संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है, बताइए तो जल्दी से। दूरसंचार कहलाता है, कि वक्ता कहलाता है, कि परिवहन कहलाता है, कि संचार कहलाता है। आप लोग अच्छे से पहले ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है, तो संचार कहलाता है, याद रखिएगा आप लोग क्या कहलाता है, संचार कहलाता है, ये नहीं कि दूर संचार को आप लोग मार कर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी। और आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा कि आप लोग का जो तैयारी है वह किस प्रकार है, आप लोग बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से आंसर को कर कर आइएगा, ठीक है। कितने ऑब्जेक्टिव को आप लोग क्लियर कर कर आइएगा बोर्ड एग्जाम में, तो इसी वीडियो से आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। आप लोग मॉक टेस्ट को इसी प्रकार से दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है कि बाहरी देश से कोई सामान मंगाया जाता है तो उसे कहते हैं, बताइए तो जो बाहरी देश जो दूसरा देश से जो कोई सामान आता है उसे क्या कहते हैं, बताइए तो व्यापार कहते हैं, कि निर्यात कहते हैं, कि यातायात कहते हैं, कि बाह्य व्यापार कहते हैं। बताइए तो कोई बाहरी देश से जब कोई सामान मंगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो यातायात कहते हैं, क्या कहते हैं, यातायात कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या करा कि मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, बताइए तो मध्य पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय है वह कहाँ है, कोलकाता में है, कि इलाहाबाद है, कि गुवाहाटी है, कि हाजीपुर है। जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी से अपना अपना आंसर कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं। तो बताइए तो मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय जो है वह कहाँ है, जो मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय है वह हाजीपुर है, कहाँ है, तो हाजीपुर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला प्रश्न को देखिए, क्या करा कि निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है, बताइए तो जो जल है वह किस प्रकार का संसाधन है।
अजैव संसाधन है कि जैव संसाधन है कि अनवीकरणीय संसाधन है कि चक्रीय संसाधन है। और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर। जल जो है वह किस प्रकार का संसाधन है? जल्दी से कीजिए आप लोग आंसर। जो जल है वह चक्रीय संसाधन है। किस प्रकार का संसाधन है? तो चक्रीय संसाधन है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर? तो ऑप्शन नंबर डी। आप लोग को इसी प्रकार से अगर मॉक टेस्ट जो क्यूज करना है, आप लोग को याद करना है, अच्छे तरीके से सेट मारना है, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, आप लोग को सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे क्यूज करवा दूंगा, सेट मरवा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न को देख लीजिए आप लोग क्या करा है। अगला प्रश्न कि भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात कब हुआ? मतलब प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि भारत में जो हरित क्रांति हुआ था वह कब से कब तक हुआ था? जल्दी से बताइए आप लोग। ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVI प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम पूछा भी है इस प्रश्न को। तो आप लोग जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कीजिए। जल्दी से आप लोग अपना अपना आंसर कीजिए कि भारत में जो हरित क्रांति जो हुआ था वह कब से कब तक हुआ था? बताइए तो जल्दी से। जो भारत में हरित क्रांति हुआ था वह कब हुआ था? तो 1967 से 1968 तक हुआ था। कब? तो 1967 से 1968। तो यहां पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो फिर यहां पे ध्यान दीजिए आप लोग क्या करा कि इनमें से कौन उत्तर भारत में रबी की फसल है? मतलब प्रश्न यहाँ पे करा कि उत्तर भारत में जो रबी फसल होती है वह कौन सी रबी फसल होती है? बताइए तो इनमें से कौन उत्तर भारत में रबी की फसल है? गेहूं है कि कपास है कि बाजरा है कि मक्का है? जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। उत्तर भारत की रबी फसल जो है वह कौन सी फसल है? जो उत्तर भारत में जो रबी फसल होती है वह गेहूं होती है। कौन सी फसल? तो उत्तर भारत में रबी फसल कौन सी है? तो गेहूं। तो यहां पे हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए। और हम लोग इस वीडियो में पूरे 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। कितने? पूरे 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो काफी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। और आप लोग पूरे 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पेज या कॉपी में पूरे को आंसर को करते चलिएगा और लास्ट में स्कोर आप लोग जरूर बताइएगा। और ये क्यूज करवा रहे हैं आप लोग के लिए कि अच्छे से याद हो जाए और आप लोग को सेट इसी प्रकार से मारा जाए कि आप लोग वहां कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल से इसी प्रकार बने रहिए। तो यहाँ पे प्रश्न क्या करा है कि साम्यवाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? क्या करा है कि साम्यवाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? बताइए तो। प्राकृतिक घटक को कि मानवीय घटक को कि दोनों, ए और बी दोनों घटकों की इनमें से कोई नहीं? बताइए तो साम्यवाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? जो साम्यवाद अवधारणा में जो घटक को जो महत्वपूर्ण माना गया है वह प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक, ये दोनों घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग ऑप्शन को पढ़कर अच्छे तरीके से रंगिएगा। ठीक है, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा कि जिससे गलती हो जाए। ठीक है, अच्छे तरीके से रंगिएगा और आप लोग को वहां समय मिलेगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न को। चलिए, तो यहाँ पे देख लीजिए अगला प्रश्न दिया गया क्या करा कि किस वर्ष भारतीय रेल की शुरुआत हुई? बताइए तो भारत में किस वर्ष रेल चली थी? किस वर्ष भारत में रेल की शुरुआत हुई थी? जल्दी से बताइए आप लोग। जल्दी से आप लोग आंसर को कीजिए। ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं। पहला ऑप्शन देगा 1753 में, दूसरा ऑप्शन देगा 1851 में, और तीसरा ऑप्शन देगा 1853 में, और चौथा ऑप्शन देगा 1857 में। बताइए तो किस वर्ष भारत में जो रेल चली थी या भारत में जो भारतीय रेल की जो शुरुआत हुई थी वह कब हुई थी? जल्दी से बताइए आप लोग। जो भारतीय रेल की जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी? तो 1853 में। आप लोग आंसर को अच्छे तरीके से पढ़िएगा। देखिए ऊपर वाला ऑप्शन में देगा 1753 और सी ऑप्शन देगा 1853। तो आप लोग अच्छे तरीके से ऑप्शन को पढ़कर ही टिक कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई थी? तो 1853 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1853 में। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे देखिए क्या करा कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी? बताइए तो। जो भारत में जो सबसे पहले रेलगाड़ी चली थी वह किन स्टेशनों, मतलब किन दो स्टेशनों के बीच में चली थी? मुंबई में पुणे से, कि मुंबई से अहमदाबाद, कि मुंबई से थाना, कि हावड़ा में खड़गपुर से? बताइए तो भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशन के बीच चली थी? जो भारत में जो रेलगाड़ी चली थी वह मुंबई से थाने चली थी। किस स्टेशन के बीच चली थी? तो मुंबई से थाने।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग ना थोड़ा फास्ट आंसर को करते चलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न क्या करा कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? बताइए तो सरदार सरोवर परियोजना जो है वह किस नदी पे है? जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी से अपना अपना आंसर कीजिए। जो सरदार सरोवर परियोजना जो है वह नर्मदा नदी पे है। किस नदी पे है? तो नर्मदा नदी पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? तो ऑप्शन नंबर ए। एक बार और आप लोग को एक बात बताता हूं, जैसे कि आप लोग को पता है कि इस चैनल पे जब तक एग्जाम नहीं हो जाता फाइनल एग्जाम, जब तक इस चैनल पे सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सिर्फ करवाया जाएगा। क्या? सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव। तो इसीलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है? क्या कर रहा है? इसी प्रकार से आएगा अभी बोर्ड एग्जाम में प्रश्न है। क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण जो है वह कौन सा है? विवाह है कि शिक्षा है कि काम और रोजगार है कि व्यवसाय है? जल्दी से बताइए, भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण क्या है? जो भारत में जो पुरुष प्रवास का जो प्रमुख कारण है वह काम और रोजगार है। क्या है? काम और रोजगार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो यहाँ पे प्रश्न को देखिए क्या करा कि निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? यहाँ पे प्रश्न क्या करा कि रोपण फसल जो है वह इनमें से कौन नहीं है, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न में हम लोग ऑप्शन को पहले देख लेंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन में देखिए क्या करा कि रबर। रबर जो है यह एक रोपण फसल है, ठीक है, रबर को रोपा जाता है। फिर यहाँ ऑप्शन बी में करा चाय। चाय जो है ये भी रोपण फसल है, ठीक है। फिर ऑप्शन सी में यहाँ पे देखिए दिया गया गन्ना। गन्ना जो है यह रोपण फसल नहीं है, इसको बोया जाता है। क्या? इसको बोया जाता है गन्ना को। गन्ना रोपण फसल नहीं है। ऑप्शन डी में देख लीजिए, ऑप्शन डी में देखा चावल। चावल जो है यह एक रोपण फसल है। चावल को क्या रोपा जाता है? जो धान होता है इसको रोपा जाता है। चावल एक प्रकार का रोपण फसल है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न करा कि रोपण फसल नहीं है। जो रोपण फसल नहीं है वह गन्ना नहीं है, याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिएगा, ठीक है। इसी से पता चलेगा कि आप लोग कितना कमजोर हैं और आप लोग को किस प्रकार से और तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न क्या करा कि खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है। जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। खट्टे रसदार फलों की जो कृषि है वह किससे संबंधित है? मिश्रित कृषि से संबंधित है कि संघनन कृषि से कि भूमध्य सागरीय कृषि से कि रोपण कृषि से? जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। जो खट्टे रसदार फलों की जो कृषि है वह भूमध्य सागरीय कृषि से संबंधित है। किससे? तो भूमध्य सागरीय कृषि से। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो फिर यहाँ पे देख लीजिए क्या करा कि राइन जलमार्ग जोड़ती है। बताइए तो जो राइन जलमार्ग जो है वह किन देशों के बीच जोड़ती है? मतलब किन देशों को जोड़ती है? जल्दी से बताइए। इंग्लैंड और जर्मनी को जोड़ती है कि जर्मनी और नीदरलैंड को जोड़ती है कि ब्राजीलियम और स्पेन को जोड़ती है कि इटली और स्पेन को जोड़ती है? जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए, नहीं तो आप लोग आंसर को करते चलिए। जो राइन जलमार्ग जो है वह जर्मनी और नीदरलैंड को जोड़ती है। किसको? तो जर्मनी और नीदरलैंड को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर यहाँ पे देखिए उसी प्रकार यहाँ पे दिया गया प्रश्न क्या कर रहा है कि उत्तर अंटार्कटिका मार्ग जोड़ता है। बताइए तो उत्तर अंटार्कटिका जो मार्ग है वह किसको जोड़ता है? जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी से आंसर कीजिए। इसी प्रकार से आएगा प्रश्न और इस वीडियो में पूरे बुक से निचोड़ प्रश्नों को लाए हैं और प्रीवियस ईयर प्रश्नों को लाए हैं, ठीक है। आप लोगों को कहीं से भी प्रश्न आएगा आप लोग तहलका मचा कर आएगा बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग इस सारे प्रश्न को करते चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? उत्तर अंटार्कटिका मार्ग किसको जोड़ती है? तो उत्तर अमेरिका को यूरोप से जोड़ती है। किसको? तो उत्तर अमेरिका को यूरोप से। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग लाइक नहीं किए वीडियो को तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं और आप लोग एक लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पे प्रश्न को देखिए क्या करा है कि भिलाई किस वर्ग का है? बताइए तो भिलाई जो है वह किस वर्ग का है? औद्योगिक नगर का कि व्यापारिक नगर का कि खनन नगर का कि परिवहन नगर का? जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी से आंसर को करते चलिए। देखते हैं आप लोग कितना स्कोर कर पाते हैं आज।
जो भिलाई जो है वह औद्योगिक नगर का वर्ग है। किस नगर का? तो औद्योगिक नगर का वर्ग है भिलाई। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या करा कि निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है? बताइए तो इनमें कौन है जो राजधानी नगर है? आप लोग जल्दी से बताइए। आप लोग के यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, आप लोग खुद से ऑप्शन को करते चलिए, ठीक है। जो राजधानी नगर है इनमें वह चंडीगढ़ है। आप लोग को पता होगा पंजाब का राजधानी कहाँ है? तो चंडीगढ़ है। जो ये चंडीगढ़ है ये एक राजधानी नगर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? बताइए तो जो फरीदाबाद है वह किस राज्य का एक शहर है? उत्तर प्रदेश का है कि पंजाब का कि राजस्थान कि हरियाणा का? जल्दी से बताइए आप लोग। इसी प्रकार से आएगा बोर्ड एग्जाम में प्रश्न, ठीक है। और यहीं से आएगा जितना 70 प्रश्न बता रहे हैं इसमें से कम 40 प्रश्न तो पक्का आएगा बोर्ड एग्जाम में। आप लोग लिख कर लीजिए, ठीक है। जो फरीदाबाद जो है वह हरियाणा का एक शहर है। कहाँ का? हरियाणा का। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो फिर यहाँ पे देख लीजिए अगला प्रश्न को क्या करा कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? बताइए, जल्दी से बताइए। यह प्रश्न मैं पिछले वीडियो में करवाया भी था। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी से कमेंट कीजिए, नहीं तो आप लोग नोट करते चलिए कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में। यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन में यहाँ पे नहीं दिया गया, लेकिन आप लोग को पिछले वीडियो में बताए होंगे तो आप लोग को पता होगा भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। जो भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वह 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। आप लोग याद रखिएगा कितने हैं? तो 8, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न को। यहां पे ध्यान दीजिए अगला प्रश्न दिया गया है क्या करा कि कौन सा राज्य चीन की सीमा पर स्थित है? क्या करा यहाँ पे कि कौन सा राज्य जो है वह चीन के सीमा पर स्थित है, मतलब चीन के सीमा से लगा हुआ है। बताइए तो जल्दी से। आप लोग का आंसर पता है तो जल्दी से करते चलिए। आप लोग बताते हैं जो राज्य जो है जो चीन के सीमा पर जो स्थित है वह अरुणाचल प्रदेश है। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और बताते हैं जो चीन के सीमा पर जो स्थित राज्य है वह है हिमाचल प्रदेश है, एक यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हो गया, एक सिक्किम है और एक उत्तराखंड है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और जिस बच्चा का स्कोर सबसे ज्यादा रहेगा उसका नाम बताएंगे आप लोग के अगले वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या करा है कि सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण है। बताइए तो सिंचित क्षेत्रों में मृदा मतलब मिट्टी का जो निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है वह क्या है? वायु अपर्दन है कि अवनालिक अपर्दन है कि सिल्टा का जमाव है कि मृदा का लवणता है? जल्दी से बताइए आप लोग। जो सिंचित क्षेत्रों में जो मृदा निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है वह मृदा का लवणता है। क्या है? तो मृदा का लवणता। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो यहाँ पे देखिए क्या करा है कि खनन किस प्रकार का क्रियाकलाप है? क्या करा है कि जो खनन है वह किस प्रकार का क्रियाकलाप है, मतलब किस क्षेत्र में आता है खनन? प्राथमिक क्षेत्र में आता है कि द्वितीयक क्षेत्र में आता है कि तृतीयक क्षेत्र में आता है कि चतुर्थ क्षेत्र में आता है? जल्दी से बताइए आप लोग। खनन किस प्रकार का क्रियाकलाप है? जो खनन है वह प्राथमिक क्षेत्र में आता है। किस क्षेत्र में? प्राथमिक क्षेत्र में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए। और प्राथमिक क्षेत्र में और क्या क्या आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है, मत्स्य पालन आता है, आप लोग याद रखिएगा। और द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? तो द्वितीय क्षेत्र में आता है सीमेंट उद्योग हो गया, वस्त्र उद्योग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, ये सारे चीज आता है द्वितीय क्षेत्र में। और तृतीय क्षेत्र में क्या आता है? तो तृतीय क्षेत्र में आता है बीमा, बैंकिंग इत्यादि, ठीक है। आप लोग ये सारे बातों को याद रखिएगा। इस प्रकार से आएगा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, तो द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या आता है तो अभी बताए हैं, सीमेंट उद्योग है, वस्त्र उद्योग है, इलेक्ट्रॉनिक है इत्यादि। चलिए तो यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए क्या करें कि गेहूं की खेती के आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? मतलब गेहूं के खेती होने के लिए जो उसका तापमान जो होना चाहिए वह कितना होना चाहिए? कितना तापमान में गेहूं सबसे अच्छा होता है? बताइए तो
जल्दी से बताइए, आप लोग के यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, जल्दी से आप लोग आंसर को करते चलिए। जो गेहूं की खेती के लिए जो आदर्श तापमान होना चाहिए वह 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कितना? तो 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर इस प्रश्न का, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो फिर यहाँ पे देख लीजिए अगला प्रश्न क्या करें कि निम्नलिखित में कौन एक तेल शोधन कारखाना है? बताइए तो इनमें कौन है जो तेल शोधक कारखाना है? जल्दी से बताइए तो इनमें कौन है जो तेल शोधन कारखाना है? जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग। जो इनमें जो तेल शोधक कारखाना है वह तारापुर है। कौन है? तो तारापुर है। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये नहीं कि आप लोग बरौनी मार दीजिएगा, ठीक है। तारापुर जो है वह तेल शोधक कारखाना है, ठीक है। तो देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए क्या करें कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? जल्दी से आप लोग बताइए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? ये भी प्रश्न करवाए थे मैं अगले वीडियो में। जल्दी से बताइए तो भारत की सबसे जो लंबी नदी है वह कौन सी नदी है? गंगा नदी है कि महानदी है कि नर्मदा नदी है कि ब्रह्मपुत्र नदी है? जल्दी से बताइए। इस प्रश्न का आंसर मैं नहीं करूंगा, इस प्रश्न का आंसर आप लोग कीजिए, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, सारे बच्चे इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। देखते हैं कितने बच्चे का आंसर ये आता है कमेंट बॉक्स में, और लास्ट में किस बच्चे का स्कोर सबसे ज़्यादा होता है। जिस बच्चे का स्कोर सबसे ज़्यादा रहेगा उस बच्चे के अगले वीडियो में मैं नाम बता दूंगा कि कौन बच्चे सबसे ज़्यादा स्कोर किए थे। आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में जितना प्रश्न करवा रहे हैं सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न है और प्रीवियस ईयर प्रश्न है। काफ़ी सारे परीक्षा में आएंगे यहाँ से प्रश्न, हम आप लोग को आगे ही बता दिए हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, क्या करा है प्रश्न कि भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क है। बताइए तो भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क जो है वह कौन सा सड़क है? जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। जो भारत के 4 महानगरों को जो जोड़ने वाली जो सड़क है वह स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग है। कौन है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या करें कि विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है? इन्हें बताइए तो कि इनमें कौन है जो तृतीय क्रियाकलाप है? पीछे भी बताए थे हम, जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी से आंसर को करते चलिए। विश्व का सबसे बड़ा तृतीय के क्रियाकलाप जो है वह कौन है? तो शिक्षण है। कौन है? शिक्षण। तो शिक्षा है वह तृतीय क्रियाकलाप में आता है। किसमें? तृतीय क्रियाकलाप में, आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या करें कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। बताइए तो जनसंख्या जो वृद्धि दर है वह सबसे ज्यादा कहाँ है? अफ्रीका में है कि एशिया में है कि उत्तरी अमेरिका में है कि दक्षिणी अमेरिका में है? जल्दी से कीजिए तो आप लोग इस प्रश्न का आंसर आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोग का स्कोर जो हुआ है वह कितना हुआ है। जो जनसंख्या वृद्धि दर जो है वह जो सबसे ज़्यादा है वह अफ्रीका में है। कहाँ है? तो अफ्रीका में। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग थोड़ा जल्दी आंसर को करते चलिएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि सहकारी कृषि अधिक सफल रही है। बताइए तो जो सहकारी कृषि है वह अधिक सफल जो रही है वह कहाँ रही है? रूस में रही है कि डेनमार्क में रही है कि नीदरलैंड में रही है कि भारत में? ये भी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, जल्दी से बताइए आप लोग। सहकारी कृषि जो है जो सबसे ज़्यादा जो अधिक जो सफल रही है वह डेनमार्क में रही है। कहाँ रही है? डेनमार्क में। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या करा कि किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? बताइए तो किस वर्ष विश्व की मानव जो जनसंख्या है वह 6 अरब हो गई थी, मतलब हुई थी? बताइए तो 1750 में हुई थी कि 1975 में हुई थी कि 1830 में कि 1999 में? जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? जो मानव जनसंख्या जो 6 अरब हुई थी वह 1999 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1999 में। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और हम लोग इस वीडियो में इतना ही प्रश्न करेंगे क्योंकि हम लोग का जो समय हो गया है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो हम लोग अगले वीडियो में और प्रश्न को कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग इतना ही में बताइए कि आप लोग का जो स्कोर आया है वह कितना आया है। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए आप लोग का स्कोर जो है वह कितना प्रश्न में कितना आया है।
जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पे आप लोग को जब तक एग्जाम नहीं हो जाता जब तक आप लोग का ऑब्जेक्टिव इस पे चलता रहेगा और आप लोग को सब्जेक्टिव का PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ के, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।